वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है नए कॉन्सेप्ट की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। और ये नया कॉन्सेप्ट जो है वो बात कर रहा है यार एक्सेप्टर एंड एक्सेप्टर फॉर ऑनर। कंसेप्ट क्या है, हम पहले वो पकड़ने की कोशिश करें कि भाई किस पर्सन को हम एक्सेप्टर बोलेंगे एंड ये कॉन्सेप्ट है क्या एक्सेप्टर फॉर ऑनर। राइट, बहुत ध्यान से। तो कंसेप्ट ये है ओवरऑल। से फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की। हम बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की। राइट, कंसेप्ट क्या है हम वो पकड़ने की कोशिश करें कि भाई हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो कंसेप्ट ये है यार, इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ये जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज ये लिखता कौन है? क्रेडिटर। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा। अब मिस्टर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज, ये हो गया ड्रॉवर। इन्होंने लिख के साहब दिया बी को। बी कौन है? डेटर। डेटर क्या देगा उस वाले बिल ऑफ एक्सचेंज पे? ये अपनी एक्सेप्टेंस देगा। राइट, ये बी कौन देगा? बी क्या देगा? अपनी एक्सेप्टेंस देगा। तो बी को हम क्या बोलेंगे यार? आप कौन हो? एक्सेप्टर। एक बात हो सकता है जिस टाइम पर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है बी के ऊपर और उस टाइम पर बी अवेलेबल नहीं है। अब बी अवेलेबल नहीं है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई वो वाला बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक्सेप्टेंस ही नहीं मिली। और अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं मिली है तो लॉ ने बोला वो डिसऑनर हो सकता है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। तो इस चक्कर में सब उनका एक पड़ोसी है, बी का एक पड़ोसी है सब मिस्टर सी। मिस्टर सी और इन्होंने फॉर द टाइम बिंग उस वाले पर एक्सेप्टेंस दे दी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं यार? एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। बराबर है, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? भाई याद रखना, अगर बाई चांस सी यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं देता, अरे भाई बी फॉर एग्जांपल आउट ऑफ इंडिया चला गया, अब एक्सेप्टेंस के लिए तो कोई अवेलेबल है नहीं, तो सब इस चीज को डिसऑनर ना हो। तो सी ने एक्सेप्टेंस दी है, दैट कॉन्सेप्ट वी कैन कॉल एज एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। राइट, हमने उसको सम्मान दिया है, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को हमने अपनी एक्सेप्टेंस दी है। चल, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई कॉन्सेप्ट है क्या हमारे पास। राइट, चलो। तो सेक्शन 7 बात करता है एक्सेप्टर की। तो कॉन्सेप्ट क्या है? एन एक्सेप्टर इज द ड्रॉई। ड्रॉई को हम क्या बोलेंगे? भाई आप कौन हो? एक्सेप्टर हो। हु हैज साइन हिज एसेंट, मतलब मिस्टर बी ने अपनी साइन कर दी, मतलब उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट अपॉन द बिल एंड डिलीवर इट टू द होल्डर। और आपने साइन करके वो फिर से मिस्टर ए को भेज दिया है, तो हम क्या बोलेंगे आपको? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर फॉर ऑनर, इट इसका मतलब क्या है? व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिसऑनर्ड। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया आपका? डिसऑनर हो गया है बाय नॉन एक्सेप्टेंस एंड एनी पर्सन एक्सेप्ट इट फॉर ऑनर ऑफ द ड्रॉअर और ऑफ एनी एंडोर्सर। उस पर्सन को, मतलब मिस्टर सी को, हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर सी को हम क्या बोलेंगे? भाई आप कौन हो? एक्सेप्टर फॉर ऑनर। राइट, यहाँ तक मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई एक्सेप्टर और एक्सेप्टर फॉर ऑनर कौन होता है। आगे, हाउ एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर मस्ट बी मेड। अ पर्सन डिजायरिंग टू एक्सेप्ट फॉर ऑनर मस्ट बाय राइटिंग। सब हमको कोई फोर्सफुली किसी व्यक्ति को नहीं बोलना, उस पर्सन की इच्छा है कि वो उसको ऑनर करना चाहता है, अपनी कंसेंट देना चाहता है। बाय राइटिंग ऑन द बिल अंडर हिज हैंड डिक्लेयर दैट he accept under protest the protested bill for the honor of the drawer on a particular endorser whom he names or generally for the honor। सब वो बताएगा कि भाई मैंने किस व्यक्ति के लिए एक्सेप्टेंस दी है। आगे, आगे कंसेप्ट बोलता है इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। क्या क्या जरूरी चीजें हैं, क्या क्या जरूरी कंडीशंस हैं अगर किसी व्यक्ति को एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर देनी है तो? The holder must consent to acceptance for honor.
द होल्डर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू असेंट, आपको जबरदस्ती किसी व्यक्ति को नहीं लेकर आना है कि नहीं भाई तू तेरे को तो एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। लॉ ने बोला जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होगा। द बिल मस्ट हैव बीन नोटेड प्रोटेस्टेड फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस और फॉर बेटर सिक्योरिटी। नोटिंग प्रोटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो फिर एप्लीकेबल हो जाएगा इन केस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस फॉर बेटर सिक्योरिटी। Acceptance for honor can be made by a person who is not already liable। मतलब अगर बाई चांस को ड्रॉई है या जॉइंट ड्रॉई है तो वो पर्सन वहां पर क्या नहीं देगा यार, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर पॉसिबल नहीं है। अरे भाई तू तो ऑलरेडी लाइबल है, राइट। इस एग्जांपल में बात करें, फॉर एग्जांपल ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर डी है। 1 लाख रुपए का बिल है, 50,000 के लिए ये जिम्मेदार है, 50,000 के लिए ये जिम्मेदार है। तो यहाँ पर सब बी नहीं है अवेलेबल, तो ये एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर बनना चाहता है। लॉ ने बोला आप तो खुद जिम्मेदार हो, आपको हम एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर नहीं देने देंगे। Drawee of a will when he refused to accept the bill becomes a stranger. He may therefore accept the bill for honor of any parties thereof। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर पार्टी पे, राइटिंग में होना चाहिए। इट मस्ट बी फॉर होल अमाउंट ड्यू ऑन द बिल। आपने जो एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर दिया है, लॉ ने बोला वो पूरे के पूरे बिल अमाउंट के लिए होना चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी फॉर द ऑनर ऑफ एनी पार्टी ऑलरेडी लाइबल ऑन द बिल। मिस्टर बी या डी के लिए देना है आपको। एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर मस्ट बी मेड बिफोर टू बिल इट्स ओवर ड्यू। भाई ओवर ड्यू हो गया तो वो पेनल्टी प्रोसिक्यूशन चालू हो जाएंगे। तो लॉ ने बोला ओवर ड्यू होने के पहले एक्सेप्टेंस देनी है आपको। Stranger paying for honor must before payment declaring before a notary public the party for whose honor he pays, right। अगर बाई चांस पेमेंट करने की बारी आती है तो जो जिस व्यक्ति ने एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर दिया, हमारे एग्जांपल में मिस्टर सी, उसको बोलना पड़ेगा वो किस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में अमाउंट दे रहा है। एंड द नोटरी पब्लिक मस्ट हैव रिकॉर्डेड सच अ डिक्लेरेशन। और जिस व्यक्ति के लिए उसने पेमेंट किया है, क्यों, क्योंकि अगर मिस्टर बी के लिए मिस्टर सी ने पेमेंट किया है तो लॉ ने बोला यार मिस्टर बी तो डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर आगे, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एन एक्सेप्टर फॉर ऑनर। एक्सेप्टर फॉर ऑनर की क्या क्या राइट्स है, क्या क्या लायबिलिटीज है। एक्सेप्टर फॉर ऑनर बाइंड हिमसेल्फ, लॉजिकल है। अगर आपने बी की जगह बिल ऑफ एक्सचेंज पे कंसेंट दे दी है तो आप तो बन गए गारंटर, आप बन गए गारंटर। टू ऑल द सब्सिक्वेंट पार्टीज टू पे द अमाउंट ऑफ बिल इफ द ड्रॉई डज नॉट पे। अगर बी ने पैसा नहीं दिया तो लॉ ने बोला आपने आगे बढ़ के अपना नाम दिया तो भाई आप आगे बढ़ के अमाउंट भी दोगे हर एक पार्टी को जिस जिसके लिए बी लायबल था और बी ने अमाउंट नहीं दिया। The party for whose honor he accept to pay the amount and all prior parties are liable to compensate the acceptor for honor of any loss or damage sustained by him in consequences of such acceptance। अच्छा, ये implied है कि भाई A को B के बदले में C ने अमाउंट पे कर दिया तो लॉजिकल है यार कल के दिन बी अमाउंट पे करेगा सी को, ये इम्प्लाइड है, आपको अमाउंट देना पड़ेगा। द लाइबिलिटी ऑफ एन एक्सेप्टर फॉर और ऑनर इज कंडीशनल, ही इज लाइबल ओनली अगर ड्रॉई ने नहीं दिया। मतलब पहली लाइबिलिटी किसकी है, ड्रॉई की है। भाई पहला आपको अमाउंट तो ड्रॉई को देना पड़ेगा, ये चीज हमारे काम की है। The bill of exchange should be presented at maturity to the drawee for payment। हम कब प्रेजेंट करेंगे उनके सामने, भाई जो उसमें लिखा है 3 महीना आ गया मतलब मैच्योरिटी आ गई है तो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करना है एक बार। इट मस्ट बी डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉई, ड्रॉई के द्वारा डिसऑनर होना चाहिए। नोटेड एंड प्रोटेस्टेड फॉर नॉन पेमेंट टू चार्ज ऑन एक्सेप्टेंस, मतलब ड्रॉई के द्वारा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि हम एक्सेप्टर फॉर ऑनर को कब बुलाएंगे पेमेंट के लिए, तो लॉ ने बोला पहले तो ड्रॉई के सामने पेश करो। ड्रॉई ने मना कर दिया, ये रीजन की नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग कराओ आप नोटरी पब्लिक के पास में, वो उस पर नोटिंग पब्लिक करेगा। फिर आप एक्सेप्टर फॉर ऑनर को बुलाओगे कि भाई आप इसका पेमेंट कर दो। द बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड और फॉरवर्डेड फॉर प्रेजेंटमेंट टू द ड्रॉई नॉट लेटर देन द डे नेक्स्ट आफ्टर द डे ऑफ इट्स मैच्योरिटी।
लॉ ने बोला फिर हम नेक्स्ट मैच्योरिटी के बाद अगले दिन उसको पेश कर देंगे। चले, तो ये कंसेप्ट है हमारा चार्ट से जो हमने बात की है, एक्सेप्टर और एक्सेप्टर फॉर ऑनर की बात की है। चलिए थ्योरी नोट से देखें कंसेप्ट क्या बोलता है। एक्सेप्टर, आफ्टर द ड्रॉई ऑफ अ बिल हैज साइंड हिज एसेंट अपॉन द बिल, जैसे ही ड्रॉई ने बिल ऑफ एक्सचेंज पर साइन कर दिया, और if there are more parts thereof than one, upon one of such part or delivered the same, give notice of such signing to the holder। ये बहुत सारे बिल ऑफ एक्सचेंज है तो वो किसी पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए लायबल है। बंदे ने उस पे साइन कर दिया और होल्डर को बोल दिया भाई मैंने साइन कर दिया है। टू सम पर्सन ऑन हिज बिहाफ ही इज कॉल्ड द एक्सेप्टर। अगर आपने ये सारा काम कर दिया है तो लॉ ने बोला हमने आपको बोला है एक्सेप्टर। 10, an acceptor is the drawee who has signed his assent upon the bill and deliver it to the holder। Acceptor for honor, when a bill of exchange has been dishonored by non-acceptance and any person accepts it for a honor of the drawer or any endorser, such person is called acceptor for honor। The payment which he makes is known as a payment for honor। Okay, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर फॉर ऑनर। और जो बंदे ने पेमेंट किया है ड्रॉई के फेल होने के बाद, तो हम उस पेमेंट को क्या बोलेंगे, पेमेंट फॉर ऑनर। हर चीज का नाम दिया लॉ में। इन अदर वर्ड्स इट इज एन अंडरटेकिंग बाय अ थर्ड पार्टी। ये अंडरटेकिंग है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर सी, ये और भी तो दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है। टू एक्सेप्ट एंड पे अ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट वाज डिसऑनर्ड ईदर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। आपने जो पेमेंट किया है या तो वो नॉन एक्सेप्टेंस के चक्कर में है, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस देखेंगे, या फिर नॉन पेमेंट है तो डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट देखेंगे। बाय द पार्टी ऑन हुम इट वाज डन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस सुप्रा प्रोटेस्ट। याद रखना इस वर्ड को हम एक्सेप्टेंस सुप्रा प्रोटेस्ट भी बोलते हैं। एग्जाम में कभी आ जाए कि भाई व्हाट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सेप्टेंस फॉर सुप्रा प्रोटेस्ट, तो आपको सेक्शन 7 का रेफरेंस देना है, एक्सेप्टर फॉर ऑनर की बात करनी है। हाउ एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर ऑनर मस्ट बी मेड। अ पर्सन डिजायरिंग टू एक्सेप्ट फॉर ऑनर मस्ट by writing on the bill under his hand declare that he accept under protest the protested bill for the honor of the drawer। आपको लिखना पड़ेगा आप किस व्यक्ति के लिए ये दे रहे हैं, or of the particular endorser whom he names or generally for honor। सवाल क्वेश्चन है, the acceptor for honor may write across the bill of exchange accepted supra protest or acceptance for AB the name of the drawee। आप दोनों भी कुछ भी लिख सकते हैं। अब essentials क्या है वैलिड एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर के, वो हम बात करें। द होल्डर मस्ट कंसेंट, राइट, आपको जबरदस्ती कंपेल्ड नहीं किया गया, राइट, जबरदस्ती वाली कोई बात है नहीं। The bill must have been noted and protested for non-acceptance or for better security। Acceptance for honor can be made by a person who is not already liable। भाई ऑलरेडी लाइबल है मिस्टर डी, उसके लिए हम वो व्यक्ति एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर नहीं बन सकता। Drawee of the bill when he refused to accept the bill becomes a stranger, he may therefore accept the bill for honor of any party thereto। राइटिंग में होना चाहिए, पूरे अमाउंट के लिए होना चाहिए, राइट। ऑलरेडी लाइबल पार्टी के लिए आपको ऑनर एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर देना है, ओवरड्यू के पहले देना है आपको। स्ट्रेंजर पेइंग फॉर ऑनर मस्ट बिफोर पेमेंट डिक्लेयर एट नोटरी पब्लिक के सामने कि भाई देखो मैंने फलाने व्यक्ति के रिस्पेक्ट में ये अमाउंट दिया है। लॉ ने बोला यार राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या है आपकी, भाई राइट्स क्या है इनके और लाइबिलिटीज क्या है। पहला, एक्सेप्टर फॉर ऑनर बाइंड हिमसेल्फ। आपकी लाइबिलिटी क्या है, जैसे ही आपने साइन करा, जैसे ही मिस्टर सी ने उस पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन किया, लॉ ने बोला यार आप हर उस व्यक्ति के लिए जिम्मेदार हो गए हैं जिसके लिए ड्रॉई जिम्मेदार था, डेटर जिम्मेदार था। The parties for whose donor he accept to pay the amount all prior parties, और जिनके लिए उसने अमाउंट दिया है वो सारी की सारी प्रायर पार्टीज अमाउंट पे करेंगी बाद में किसको,
उस पर्टिकुलर एक्सेप्टर फॉर ऑनर को, राइट। तो यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट था कौन सा वाला, एक्सेप्टर एंड एक्सेप्टर फॉर ऑनर का कॉन्सेप्ट। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं नेगोशिएशन, ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। भाई ये तो मेन फीचर होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कि हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फ्रीली ट्रांसफर। और जब वर्ड फ्रीली ट्रांसफर आता है मतलब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। The rights in a negotiable instrument can be transferred from one person to another by negotiation. आप by negotiation transfer कर सकते हैं। According to section 14 of Negotiable Instrument Act, when a negotiable instrument is transferred to any person with a view to constitute the person holder thereof, हम उस व्यक्ति को क्या दे रहे हैं, राइट्स दे रहे हैं। जैसे ही हमने मतलब यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। अरे भाई मैंने किसी व्यक्ति को चेक लिख कर दिया, अब वो चेक पेबल टू ऑर्डर है, मैंने एक्स को दे दिया तो एक्स क्या बन गया, उस चेक का मालिक बन गया। या अगर वो बियरर है तो मैंने एक्स के हाथ में दे दिया बाय डिलीवरी तो भी वो क्या बन गया साहब, वो मालिक बन गया। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई इस पर्टिकुलर चेक की। हम ओनरशिप की बात करेंगे। Therefore, there is a transfer of ownership. क्या ट्रांसफर हो जाती है, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी नेगोशिएटेड ईदर बाय डिलीवरी। अच्छा, अगर हम ये वर्ड यूज करें ईदर बाय डिलीवरी मतलब वो वाला इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया यार, बियरर इंस्ट्रूमेंट हो गया, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा। When these are payable to bearer, right? ये वाली चीज हमारे सामने आ चुकी है। और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी मतलब ऑर्डर, हमने किसी का नाम लिखा, एक्स का नाम लिया और उसको दे दिया, तो ये हुआ एंडोर्समेंट और ये हुआ डिलीवरी। तो यहाँ पर वर्ड क्या है, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। आगे, द डिलीवरी मस्ट बी वॉलेंट्री। भाई कैसे होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती कोई तनाव नहीं होना चाहिए। द डिलीवरी मस्ट बी वॉलेंट्री and the object of delivery should be to pass the property in the instrument to the person to whom it is delivered. The delivery can be actual delivery or constructive delivery, right? Delivery कैसी होना चाहिए, actual delivery हो, constructive delivery हो। actual delivery मतलब आपने उसी व्यक्ति को actual में वो चेक निकाल के दे दिया, वो promissory note निकाल के दे दिया, it is called actual delivery। आपने उस व्यक्ति के एजेंट को दे दिया, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। चलें, तो भाई एक्चुअल डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट चेंजेस हैंड फिजिकली। एक हाथ में दूसरे हाथ को दे दिया तो हम बोलेंगे ये डिलीवरी हो गई। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब आपने भाई चेक की हम कोई फोटोकॉपी तो देंगे नहीं भाई। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड टू द एजेंट। हमने उस व्यक्ति को जिसको देना है उसके एजेंट को दे दिया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्लर्क को दे दिया और सर्वेंट ऑफ द एंडोर्सी ऑन हिज बिहाफ। और व्हेन द एंडोर्सर आफ्टर एंडोर्समेंट होल्ड्स द इंस्ट्रूमेंट एज अ एजेंट ऑफ द एंडोर्सी, हमने इसको दे दिया है। एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कॉन्सेप्ट है। आगे, मोड्स ऑफ नेगोशिएशन। दो मोड्स है हमारे पास। अब प्रॉमिसरी नोट याद करो सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5, चेक सेक्शन 6, पेबल टू बियरर इज नेगोशिएबल बाय डिलीवरी। अगर आप पेबल टू बियरर दे रहे हैं तो बाय डिलीवरी पॉसिबल है। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी में क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 58, इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मींस और फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन। चोरी छुपके काम करा हमने, राइट। A promissory note, bill of exchange, check payable to bearer is negotiable by delivery thereat. Exception: a promissory note, bill of exchange, check delivered on condition that it is not to take effect except of a certain event is not negotiable except in the hands of a holder for value
without notice of the condition unless such event happens. Again, a promissory note, a bill of exchange, or a check payable to order is negotiable by holder by endorsement and delivery. याद रखना, जब भी वर्ड एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी लिखा हो इसका मतलब क्या है बेटा कि सब आपका वो इंस्ट्रूमेंट पे हमने नाम लिख दिया पे टू एक्स और हिज ऑर्डर और हमने सामने वाले को दे दिया, मतलब नाम लिख दिया तो ये क्या हो गया आपका और हमने दे दिया। इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। और सिंपल अगर डिलीवरी वर्ड यूज है तो हम बोलेंगे बियरर इंस्ट्रूमेंट, उस पर नाम नहीं लिखा। नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 58। A promissory note, bill of exchange, check payable to order is negotiable by the holder by endorsement and delivery thereof, right? ये कॉन्सेप्ट है किस चीज का यार, मोड ऑफ नेगोशिएशन का, किस तरीके से आपको वो उसको एग्जीक्यूट करना है। चलो थ्योरी कंसेप्ट पहले यहाँ का हम पढ़ ले भाई, कंसेप्ट क्या बोल रहा है। नेगोशिएशन मतलब ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और चेंज इन द ओनरशिप ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, ईदर इट इज अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इट इज फ्रीली ट्रांसफर। फ्रीली जब भी वर्ड यूज होता है इसका मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। From one person to another, the rights in the negotiable instrument can be transferred from one person to another by negotiation. According to section 14 of the Negotiable Instrument Act, when a negotiable instrument is transferred to any person with a view to constitute the person holder thereof, the instrument is deemed to have been negotiated. Right? Instrument को हम क्या बोलेंगे? Deemed to have been negotiated. Thus, there is a transfer of ownership of the instrument. Ownership transfer होती है instrument की। Negotiable instrument may be negotiated either by delivery when these are payable to bearer or by endorsement delivery when these are payable to order. Mode of negotiation. सब mode of negotiation क्या है? In case where promissory note, bill of exchange, check payable to bearer by delivery, actual चाहे constructive हो, mode of in case where promissory note, bill of exchange, check payable to order, endorsement and delivery हो, वहां पर हम उसको दे देंगे। A promissory note, bill of exchange, check payable to bearer अगर is negotiable by delivery thereof और यहाँ पर payable to order है जब endorsement and delivery हो। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी सेक्शन कौन सा है यार? सेक्शन है हमारे पास 47। Subject to the provision of section 58, instrument obtained by unlawful means or for unlawful consideration, a promissory note, bill of exchange, check payable to bearer is a negotiation by delivery thereof. Exception: a promissory note, bill of exchange, check delivered on condition that it is not to take effect except in certain events is not negotiable, except in the hands of a holder for value without notice of the condition unless such event happens. सवाल: A, the holder of a negotiable instrument payable to bearer, deliver it to B, B's agent to keep for B, the instrument has been negotiated. इस instrument को हम क्या मान लेंगे? Negotiated मान लेंगे। A, the holder of a negotiable one payable to bearer, आपको कैसे इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करना है? payable to bearer which is in the hands of A's banker, मतलब ये एजेंट के हाथ में है। अरे भाई वो हो गई एक्चुअल डिलीवरी और ये हो गई कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ओके, ये भी एजेंट के एजेंट टू कीप फॉर बी द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन नेगोशिएटेड, इसको नेगोशिएट मान लेंगे। और यहाँ पर किसके हाथ में है? उसके बैंकर के हाथ में है। Who is the time the banker of B direct the banker to transfer the instrument to B's credit in a bank account with B, the banker does so and accordingly now possess the instrument as a B's agent, इसको भी हम negotiation मानेंगे because B has become the holder of it, right? वो उसका होल्डर बन चुका है। अब negotiation by endorsement,
सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 58, कोई भी प्रोमिसरी नोट है, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, कोई भी चेक है जो पेबल टू ऑर्डर है, इज नेगोशिएटेड बाय होल्डर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अगर आपकी बात करें हम और अगर बाय ऑर्डर बात करें हम तो वो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लगेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन, डिलीवरी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बियरर और ऑर्डर फॉर अफेक्टिंग द नेगोशिएशन। याद रखना, अगर हमने अगर ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट दिया है तो उसमें भी डिलीवरी कैसे होगी? डिलीवरी होगी सब, जैसे ही मैंने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने दे दिया तो वो बियरर इंस्ट्रूमेंट डिलीवर हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा किसमें? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में। हमने नाम तो लिख दिया पे टू एक्स, बट हमने पॉकेट में रख लिया, हमने नहीं दिया, तो लॉ ने बोला वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ ना यार। द डिलीवरी मस्ट बी वॉलंटरी, जो भी डिलीवरी हो रही है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की वो वॉलंटरी होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ओनरशिप पास होना चाहिए। अब डिलीवरी एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव कुछ भी हो सकती है। सेक्शन 46 also lays down that when an instrument is conditionally or for special purpose only, the property in it does not pass to the transferee even though it is endorsed to him, जब तक कि वो नेगोशिएशन होल्डर इन ड्यू कोर्स ना हो। HIDC सेक्शन 9 की बात करेंगे। The contract on a negotiable instrument until delivery remains incomplete, याद रखना ये चीज बहुत जरूरी है। आपने उस पर पे टू एक्स लिखकर पॉकेट में रख लिया, लॉ ने बोला हम उसको कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट नहीं मानेंगे एंड रिवोकेबल। The delivery is essential not only at the time of negotiation but also at the time of making or drawing of a negotiable instrument. The rights in the instrument are not transferred to the endorsee unless after the endorsement the same has been delivered. If a person makes the endorsement of an instrument but before the same could be delivered to the endorsee or endorser dies, the legal representative of the deceased cannot negotiate the same by mere delivery thereof. बहुत ध्यान से फिर से पढ़े हम। If a person makes the endorsement of instrument but before the same could be delivered to the endorsee, एंडोर्सर ने एंडोर्सी के फेवर में वो इंस्ट्रूमेंट दिया, बट डिलीवरी होने के पहले अगर एंडोर्सर की डेथ हो जाती है तो एलआर उसको ट्रांसफर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। द एंडोर्सर डाइज, द एलआर ऑफ द डिसीज्ड पर्सन कैन नॉट नेगोशिएट द सेम बाय मेयर डिलीवरी देयरऑफ। क्यों? वहां पर तो फ्रॉड आ सकता है, बट अगर डिलीवरी एंड इंस्ट्रूमेंट आपका ऑर्डर वाला है तो फिर दे सकते हैं। Delivery when effective between the parties, negotiation of instrument between the parties, how delivery is to be made. As between parties standing in immediate relation, delivery is to be effectual must be made by party making, accepting, endorsing the instrument or by a person authorized by him in that behalf. As between such parties or pay holder of the instrument other than a holder in due course, it must be shown that instrument was delivered conditionally or for special purpose, तो वो जब हो गया है absolute transfer हो गया and not for the purpose of transferring absolutely the property therein, मतलब कंडीशन है तो आपको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। ये है हमारा डिलीवरी में डिफरेंस, राइट, डिफरेंस जैसा। अब इन्होंने बात करी भाई एंडोर्समेंट मतलब होता क्या है। तो भाई हमने उस इंस्ट्रूमेंट पे लिख दिया, सब ए ने बी का नाम लिख दिया, बी ने सी का नाम लिख दिया, सी ने डी का नाम, एंड सो ऑन, वो एंडोर्समेंट चला जा रहा है। तो इन्होंने बोला मींस साइनिंग ऑन द फेस और बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय होल्डर फॉर फर्दर नेगोशिएशन। आपने ए का नाम लिखा, ए ने बी का नाम लिखा, बी ने सी का नाम लिखा, साइन कर दिए, डी का नाम लिखा, साइन कर दिया, ई का नाम लिखा, साइन कर दिया। ये क्या है आपने, ये हो रहा है एंडोर्समेंट। रिक्वायरमेंट क्या है भाई, राइटिंग में होना चाहिए, साइंड कौन करेगा, होल्डर। अरे भाई राइटिंग में होगा, साइन हमेशा कौन करेगा, होल्डर ही साइन करने वाला है। अब
अब कुछ कुछ तरीके के एंडोर्समेंट लॉ में बताए गए। कौन कौन से तरीके के? एक होता है ब्लैंक एंडोर्समेंट और एक होता है फुल या स्पेशल एंडोर्समेंट। पहले दोनों की, अच्छा, ब्लैंक एंडोर्समेंट मतलब नाम से लग रहा है वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि भाई उसमें जिस पर्सन को देना है उसका नाम मेंशन नहीं है। आप जितनी बार भी ट्रांसफर कर लें बिफोर मैच्योरिटी, जितनी बार भी आप तो सब 1000 साल तक उसको घुमाते रहे इंस्ट्रूमेंट को, तो उन्होंने बोला हमको फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड वो इंस्ट्रूमेंट का पेपर जिंदा होना चाहिए, राइट। सब ये हुआ आपका एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, जहां पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पार्टी जिसको हम पे करने वाले हैं उसका नाम मेंशन नहीं है। बहुत ध्यान से, द पर्सन साइन हिज नेम ओनली, आपने सिर्फ उस पर्टिकुलर चल, आपने क्या करा, आपने सिर्फ उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पर, फॉर एग्जाम्पल ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, आपने यहाँ पर डेट नहीं डाली क्योंकि भाई डेट डालने से उसकी वैलिडिटी तय हो जाती है। यहाँ पर पर्सन का नाम ब्लैंक छोड़ दिया, ये चीज ब्लैंक है। यहाँ पर बट आपने साइन कर दिया और आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ अमाउंट भी डाल दिया है 40,000 रुपए, बराबर है। अब द पर्सन साइन हिज नेम ओनली, वो सिर्फ साइन कर देता है अपने, विदाउट राइटिंग द नेम ऑफ द एंडोर्सी, आपने एंडोर्सी का नाम नहीं लिखा, ब्लैंक छोड़ दिया, तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हो गया कौन से इंस्ट्रूमेंट में? बियरर इंस्ट्रूमेंट में। एग्जाम्पल, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू एक्स एन ऑर्डर, किसको देना है? एक्स को, तो ये तो हुआ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। एक्स साइन ऑन द बैक ऑफ इट विल कॉन्स्टिट्यूट, एक्स ने साइन कर दिए उस इंस्ट्रूमेंट के पीछे और उस पे किसी का नाम मेंशन नहीं करा। अब आपका वो जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था अब वो काहे में कन्वर्ट हो गया? बियरर इंस्ट्रूमेंट में। कैन बी ट्रांसफर नंबर ऑफ टाइम बाय मेयर डिलीवरी, आप मेयर डिलीवरी से उसको कितनी बार भी ट्रांसफर कर सकते हैं। एक होता है एंडोर्समेंट इन फुल, मतलब सारी की सारी चीजें, इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट, सिग्नेचर, किस पार्टी को देना है, कौन सी डेट पर देना है, सारी की सारी चीजें मेंशन कर देते हैं, तो इट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट इन फुल। और स्पेशल एंडोर्समेंट भी इसको हम बोलते हैं। बंदे ने साइन कर दिए, a direction to pay the amount mentioned to a specified person, हमने उस व्यक्ति का नाम मेंशन कर दिया, ये आपको क्या बोलेंगे अपन? एंडोर्समेंट इन फुल। एग्जाम्पल, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टेट दैट पे एक्स और ऑर्डर एंड साइंड बाय द पेई एक्स, इट कॉन्स्टिट्यूट एंडोर्समेंट इन फुल। तो दो तरीके के हमने एंडोर्समेंट पढ़ लिए हैं। कौन कौन से यार? एक हुआ आपका एंडोर्समेंट इन ब्लैंक और एक का हुआ आपका एंडोर्समेंट इन फुल। एक हुआ ब्लैंक एंडोर्समेंट और एक फुल एंडोर्समेंट। आगे एक होता है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। क्या होता है भाई? रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट prohibits further negotiation of a negotiable instrument by express words और merely constitute the endorsee an agent। ये क्या हुआ आपका? रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। हमने आगे के लिए वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला पे टू एक्स ओनली और पे बी, आप बी को पे कर दें और वो मेरे यूज के लिए यूज करेगा, मेरे यूज के लिए आपने दिया है, ये हुआ आपका रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। आगे वो फर्दर नेगोशिएट नहीं होगा। ये हुआ कौन सा वाला आपका? रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट तीन तरीके के, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, सेकंड कौन सा? एंडोर्समेंट इन फुल, और थर्ड कौन सा है? रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। आगे बहुत सारे तरीके के एंडोर्समेंट हमको पढ़ने हैं। चले पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं थ्योरी से, फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो भाई मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट मतलब
when the maker of a bill or a holder of a negotiable instrument sign the same, otherwise than as a such maker for the purpose of negotiation on the back or a face thereof, or a slip of paper annexed thereto, known as a allongi, a French word meaning of a slip of paper. बहुत बढ़िया, slip of paper को हम allongi बोलते हैं। अच्छा, allongi मतलब उसके साथ में, along। अरे भाई ये इंग्लिश वर्ड कहाँ से आया? ये आया along से, बराबर है। Okay, French word a slip of paper attached to the bill of exchange to give room for further endorsement. He is said to be the endorsee, the same and called an endorser. The person to whom the instrument is endorsed is called the endorsee. जिस व्यक्ति को हम दे रहे हैं, भिखारी, डबल ई। The endorsement thereof means signature of the person, which are generally made at the back of the instrument for the purpose of negotiation, transfer के लिए। The signature may also be on the face of the instrument. No particular form of word, कोई specific form law ने prescribe नहीं किया। When the maker or a holder of a negotiable instrument sign करता है the same, otherwise than as such maker, for the purpose of negotiation on the back or face thereof or a slip of paper, allongi, spelling याद रख लो यार, ALLONGE, ALL, allongi, राइट, along से आया है, इंस्पायर्ड होके। चले, फ्रेंच वर्ड है, कितनी प्यारी लैंग्वेज है फ्रेंच। फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन ऑन द बैक और फेस thereof or a slip of paper annexed thereto, or so sign for the same purpose a stamp paper intended to be completed as a negotiable instrument. आगे, he maker or holder is said to endorse the same is called the endorser. जो व्यक्ति ये देता है इंस्ट्रूमेंट को फर्दर नेगोशिएशन के लिए, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे भाई? आप कौन हो? एंडोर्सर। क्वेश्चन, X, who is the holder of a negotiable instrument, writes on the back thereof pay to Y or order. तो X कौन हुआ? एंडोर्सर, और ये कौन हुआ? एंडोर्सी। Sign the instrument. In such case, X is deemed to have endorsed the instrument to Y. If X delivered the instrument to Y, X ceases to be the holder and Y becomes the holder. Y क्या बन जाएगा? उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बन जाएगा। आगे, अब हम बात करेंगे एंडोर्समेंट इन ब्लैंक और एंडोर्समेंट इन फुल इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन नंबर 16 ये जिक्र करता है। इफ द एंडोर्सर साइन हिज नेम ओनली, मतलब हम बात कर रहे हैं ब्लैंक की, द एंडोर्समेंट इज सेड टू बी इन ब्लैंक, एंड if he add a direction to pay the amount mentioned in the instrument to or to the order of a specified person, the endorsement is said to be endorsement in full. The person so specified is called the endorsee of the instrument. The provision of the act relating to the payee shall apply with the necessary modification to an endorsee. Question, blank or general? No endorsee is specified in an endorsement in blank. It contains only the bare signature of the endorser. A bill so endorsed becomes payable to the bearer. Specimen, मोतीलाल पोदार। ठीक है। क्वेश्चन, अच्छा ये तो हो गया साहब एंडोर्समेंट इन ब्लैंक का एग्जांपल। आपने व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, एंडोर्सी का नाम नहीं लिखा। और एंडोर्समेंट इन फुल मतलब इन सच एन एंडोर्समेंट एंड इन एडिशन टू द सिग्नेचर of the endorser, the person to whom or to whose order the instrument is payable is specified. Pay to be बाटलीवाला और ऑर्डर, राइट, एस श्रॉफ। आपने अपना नाम लिख दिया और ये हो गया साहब एंडोर्सी, और ये हो गया एंडोर्सर, राइट। चलो, बहुत सारी तरीके का एंडोर्समेंट होता है। पहला कौन सा है? ब्लैंक एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक ओनली सिग्नेचर, ओनली सिग्नेचर किसके रहेंगे? एंडोर्सर के, जिसने ट्रांसफर किया है। Where the endorser just put his signature without specifying the endorsee, the endorsement is said to be blank. याद रखना सेक्शन 16 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
द इफेक्ट ऑफ सच एन एंडोर्समेंट, जितनी बार भी ट्रांसफर करना है कर लो, वो पहले क्या होगा आपका ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, अब वो क्या बन गया बियरर इंस्ट्रूमेंट। चलो एंडोर्समेंट इन फुल और नेम सिग्नेचर, वेयर अलॉन्ग विद द एंडोर्सर सिग्नेचर द नेम ऑफ द एंडोर्सी भी लिखा होगा। पे टू पे एक्स और ऑर्डर इज साइंड बाय द ए, द पेई इज कॉल्ड द एंडोर्समेंट इन फुल। आगे देखिए भाई और कौन कौन सी तरीके के एंडोर्समेंट होते हैं हमारे पास में। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट की बात की है। एक होता है यार फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट, बहुत ध्यान से। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट होता है लॉ में कि हमें कोई चीज फॉर एग्जांपल कोई शब्द हमारे सामने पहली बार आया तो एक जनरल प्रिंसिपल फॉलो क्या करते हैं, आप उसी वर्ड को 4 बार उसे बोले तो मे बी वो चीख के कोई आपको आवाज दे कि भाई मेरा मतलब ये है। ऐसा होता है लॉ में, इंटरप्रिटेशन में यूज करते हैं। भाई कोई शब्द नया आया है, आप उसको 4 बार चिल्लाकर बोलेंगे तो वो खुद बोलेगा, शब्द खुद बोलेगा कि भाई मेरा मतलब ये है। इंटरप्रिटेशन की स्किल्स है। बट कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं आप कितनी बार भी चिल्ला लो कोई जवाब नहीं आने वाली है। वैसा ही एक शब्द है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट, जब तक कि आपने एक बार गो थ्रू नहीं हुआ है। बहुत ध्यान से समझें। एन एंडोर्सर में waive some of his rights, the liabilities on the instrument। ऐसे एंडोर्सर को हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। कंसेप्ट समझे। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यार हम कलर चेंज करना चाहते हैं। ओके चलो अब ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या करा, वो इंस्ट्रूमेंट दिया बी को। अब वो अमाउंट जो ये हुआ एंडोर्सर और ये हुआ एंडोर्सी फॉर एग्जाम्पल राइट। अब बी को ये किसी को फर्दर नेगोशिएट नहीं करना, बी को तो ये अमाउंट अपना नाम लिखकर और उसको पैसा लेना है। कल के दिन क्या हुआ, वो पर्टिकुलर, अगर हम इसको चेक वर्ड यूज करें ज्यादा समझ में आएगा, वो चेक हो गया डिसऑनर। क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया ड्यू टू नॉन सिग्नेचर मैच नहीं हुआ, सब इनवैलिड सिग्नेचर थे या सिग्नेचर मैच नहीं हुआ, किसी भी रीजन से डिसऑनर हो गया। तो लॉजिकल है यार, बी की जिम्मेदारी है कि आप कोर्ट में जाओगे उसके पहले आप ए को इस चीज की सूचना दोगे, नोटिस दोगे कि भाई आपका इंस्ट्रूमेंट जो था चेक, वो भैया वो हो गया है डिसऑनर और 250 रुपए हमारे लग गए साहब, तो अब आपको 10,000 250 रुपए देना है। भाई 10250 देना है, 250 रुपए भी देना है साथ में। अब लॉ ने बोला, ए ने बी को जब इंस्ट्रूमेंट दे रहा था उसने बोला यार देखो भाई नोटिस रिसीव करने का मेरा राइट है इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक, बट इस राइट को मैं वेव कर रहा हूं। मतलब कल के दिन अगर ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए तो आप डायरेक्टली मेरे अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल कर दो, आप मुझे नोटिस इंटीमेशन मत दो, मैं मान लूंगा कि मुझे पता है, आप कोर्ट भी मान लेगी। ये हुआ आपका फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। एग्जाम्पल, pay or order notice of dishonor waived, the right to receive notice of dishonor is waived here। चल ये हुआ एक तरीके का एंडोर्समेंट। एक होता है कंडीशनल एंडोर्समेंट, नाम से ही लग रहा है भाई मैंने किसी को इंस्ट्रूमेंट दिया और साथ में कंडीशन लगा दी कि मैं दिल्ली पहुंच गया आपको पेमेंट मिल जाएगा, मैं इंदौर पहुंच गया आपको पेमेंट मिल जाएगा। इट इज कॉल्ड कंडीशनल एंडोर्समेंट। An endorsee may by express words make his liability or make the right of endorsee to receive the amount depend on the happening of some condition। ऐसे को हम क्या बोलेंगे यार, कंडीशनल एंडोर्समेंट। भाई मेरी लाइबिलिटी कंडीशन पे डिपेंड है, आपका राइट कंडीशन पे डिपेंड है। मेरी लाइबिलिटी जब होगी जब मैं इंदौर पहुंच जाऊंगा, आपका राइट भी लेने का है जब मैं इंदौर पहुंच जाऊंगा, बात एक ही है राइट। ये हुआ आपका कंडीशनल एंडोर्समेंट। एग्जाम्पल, pay Z if he reaches Indore, Z can claim payment of the endorsement only if he reaches Indore।
एक हुआ पार्शियल एंडोर्समेंट। पार्शियल एंडोर्समेंट मतलब क्या होता है भाई? पार्शियल एंडोर्समेंट मतलब 50,000 रुपए का अमाउंट है उस वाले एंडोर्समेंट पे। कितने हजार का? 50,000 का। मैंने आपको जो एंडोर्स किया है, राइट, मैंने आपको जो एंडोर्स किया है, टोटल इंस्ट्रूमेंट कितने का है? एक्स ने वाई को दिया 50,000 पे, बट वाई ने जो जेड के फेवर में दिया है वो 30,000 के लिए दिया है। दैट इज कॉल्ड पार्शियल एंडोर्समेंट। बहुत ध्यान से। एंडोर्स फॉर पार्ट ऑफ द अमाउंट, इन सच केस अ नोट हैज बीन मेड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। उस पर नोट डाल देगा भाई कि भाई आपको सिर्फ कितने का लेने का अधिकार है? 30,000 का। एंड नेगोशिएटेड फॉर द बैलेंस अमाउंट, राइट। आगे अब दो तरह के एंडोर्समेंट और होते हैं। एक होता है सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट और एक होता है सेंस फ्रेस एंडोर्समेंट, FRAIS। दोनों का मतलब जस्ट उल्टा है। एंडोर्सी रिलीव्स हिमसेल्फ फ्रॉम द लायबिलिटी दैट इज इन द इवेंट ऑफ डिसऑनर। मुझे लायबल मत बोलना। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सेंस रिकोर्स लिखा गया है तो आप में अक्ल होना चाहिए कि भाई पुराना वाले पार्टी डिस्चार्ज हो चुके हैं, अब उसको लायबल आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, पे डी और ऑर्डर सेंस रिकोर्स, ये शब्द का इम्प्लीकेशन समझ रहे हैं आप कितना ज्यादा टेक्निकल है। और एक होता है सेंस फ्रेंस एंडोर्समेंट, व्हेन अ एंडोर्सर, ये जस्ट अपोजिट है, राइट। ये क्या बोल रहा है भाई, आप मुझसे पैसे लेना और किसी को डिस्टर्ब मत करो यार, बहुत अच्छा आदमी है। When an endorsement does not want the endorsee or any other subsequent holder of the instrument to incur any expenses, तो ये हुए हमारे दो तरीके के। सेंस रिकोर्स मतलब मुझसे मत बात करो भाई, पुरानी वाली पार्टी से पैसा लेना आप सब, मैं लायबल नहीं हूं। ये क्या हुआ? सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। सेंस फ्रेंस एंडोर्समेंट वो एंडोर्समेंट होता है जिसमें वो क्या बोलता है कि भाई मैं आपको लायबल हूं, आप और किसी को डिस्टर्ब ना करो। फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड को अगर हम बोलें, मतलब याद करने का अगर हम तरीका ढूंढे कि भाई दोनों में हमें ये तो याद है कि यार एक इंस्ट्रूमेंट ये बोलता है, एक इंस्ट्रूमेंट ये बोलता है, तो भाई फ्रेंड्स को हम फ्रेंड्स बोल दे, मतलब अपने दिमाग में रखने के लिए कि हमारे दोस्त हमारे लिए हमेशा तैयार होते हैं अपनी जान देने के लिए, बोलने की बात है, राइट। तो वो आपका सेंस फ्रेंड एंडोर्समेंट, और इसका रेस्ट अपोजिट क्या है आपका? रिकोर्स एंडोर्समेंट, राइट। चले पहले हम काइंड्स पढ़ते हैं भाई, कौन कौन से तरीके बताए गए हैं। एक है आपका पार्शियल एंडोर्समेंट। An endorsement which purports to be transfer only a part of the amount of the instrument is called a partial endorsement. As per section 56, such an endorsement is invalid under law. ऐसा endorsement invalid होता है law के अंदर। एक और question, A is a holder of a bill for rupees 10,000. A endorses it thus pay B or order 5,000. This is a partial endorsement. 10,000 की जगह आप सिर्फ 5,000 देना, ये कौन सा है यार? पार्शियल एंडोर्समेंट है। Exception. Second part of section 56 states that if a bill has been paid in part, the fact of the part payment may be endorsed on the instrument. It may then be negotiated for the residue. आप बकाया अमाउंट के लिए रेजिड्यू के लिए दे सकते हैं। Question. A bill may be endorsed pay A or order 5,000 being the unpaid residue of the bill. It is called a valid endorsement. इसको हम क्या बोलेंगे यार? valid endorsement. एक है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, भाई नाम से ही लग रहा है, पे टू एक्स और फॉर माय यूज ओनली। An endorsement is restrictive when the endorser, while making the endorsement, restrict or exclude the right of endorsee, मतलब further negotiation allowed नहीं होगा। An endorsement is restrictive when it prohibits or restrict the further negotiability of the instrument. It merely entitles the holder of the instrument to receive the amount on the instrument for a specific purpose. सवाल, डी ने साइन करा फॉलोइंग एंडोर्समेंट ऑन डिफरेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियर, पे द कंटेंट टू जी ओनली
my use, pay G or order for the account of H. These all instrument excludes the right of further negotiation by G. याद रखना एग्जाम में भी वो आपसे ऐसे ही पूछ ले और बोले बेटा आइडेंटिफाई करो, मैच दी कॉलम करो, कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा वाला है, राइट। याद रखना अगर किसी भी तरीके से फर्दर नेगोशिएबिलिटी अब नहीं होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, कंडीशनल एंडोर्समेंट। Section 52 gives power to an endorser to insert in an endorsement by express words a stipulation negating, excluding, or limiting his own liability to the holder by making such liability or right of an endorser to receive the amount due thereon upon the happening of any specified event, although such event may never happen. कंडीशनल एंडोर्समेंट कैन बी अचीव्ड बाय एन एंडोर्सर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। इनमें से किसी भी तरीके से आप कंडीशनल एंडोर्समेंट ला सकते हैं। सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट, सेंस फ्रेंस एंडोर्समेंट। बाय एक्सक्लूडिंग हिज लायबिलिटी, एग्जांपल द होल्डर ऑफ अ बिल मे एंडोर्स इट दस पे ए और ऑर्डर विदाउट रिकोर्स टू मी। मेरे पास मत आना बात बस। पे ए और ऑर्डर सेंस रिकोर्स, पे ए और ऑर्डर एज इज ओन रिस्क, तेरी खुद की रिस्क है भाई। इन ऑल द केसेस वो बंदा अपनी लायबिलिटी इनकर नहीं करेगा। सेंस फ्रेंड्स, हम इसको फ्रेंड्स एंडोर्समेंट बोलते हैं, राइट। पढ़ लें। व्हेन द एंडोर्सर डज नॉट वांट द एंडोर्सी, और किसी की लायबिलिटी नहीं चाहता, कोई भी समस्या है मुझसे बात करना, मैं अमाउंट दूंगा, ये क्या है आपका सेंस फ्रेंड्स एंडोर्समेंट। liability dependent upon the contingency, बोले तो conditional, by making his liability dependent upon the happening of a specified event which may never happen. In such case the liability of the holder as a endorser arises only जैसे ही वो event happen होता है। एक होता है यार facultative endorsement, an endorser by express words abandons such right or increases liability, राइट खत्म कर दिया या लाइबिलिटी बढ़ा दी। फॉर एग्जाम्पल द होल्डर में वेव प्रेजेंटमेंट ऑफ नोटिस वाला कॉन्सेप्ट, राइट। यहां तक हमने ये बात कर ली है। ये कौन सा आपका काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट की बात कर ली है, राइट। और एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एंडोर्समेंट बात करें, भाई सिग्नेचर होना चाहिए एंडोर्सर के। द एंडोर्समेंट मस्ट बी साइन, अरे भाई बिना साइन के तो पॉसिबल ही नहीं होगा। The endorsement may be made by endorser either by merely signing his name on the instrument or addition to the signature, मतलब आप वो bearer instrument रहे या order instrument रहे, दोनों में से कोई भी सकता है। Who may endorse or negotiate? Sole maker कर दे, drawer, payee, endorsee, मतलब कोई भी कर सकता है endorsement। May endorser negotiating the same unless negotiability of such instrument restricted, अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिए तो छोड़कर बाकी कोई भी कर सकता है नेगोशिएशन। However, it is however necessary that such maker drawer जो करना चाहता है वो उसके पास लॉफुल पोजेशन होना चाहिए, उसका मालिक होना चाहिए उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का। अगर आपने नेगोशिएट कर दिया तो इसका इफेक्ट क्या होगा? The endorsement of a negotiable instrument followed by delivery transfer to the endorsee, the property rights सब कुछ negotiate हो जाएंगे, but the endorsement वे may be word whether restrict or exclude the right, वो अलग बात है। Endorser who exclude his own liability or makes it conditional, recourse वाला और conditional वाला। The endorser of a negotiable instrument may by express words अपनी liability restrict कर सकता है, make such liability or right of endorsee to receive the amount, वो वहां पर रहेगा। Where an endorser so exclude his liability and afterwards become the holder of the instrument, all intermediate endorser are liable to him. Endorser who exclude his own liability or make it conditional, section कौन सा है यार? 52 है, बहुत ध्यान से। The endorser of a negotiable instrument में आप एक्सप्रेस वर्ड से अपनी लाइबिलिटी एक्सक्लूड कर सकते हैं। एक तरह से देखें तो सेंस रिकॉर्ड जैसी बात है। और मेक सच लाइबिलिटी और हैपनिंग टू रिसीव अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट,
देखिए ध्यान से, तो कंडीशनल एंडोर्समेंट जैसा है ये हमारे पास, वेयर एन एंडोर्सर who so exclude his liability afterward become the holder of the instrument, all intermediary वो liable होंगे सबके सब. Question: the endorser of a negotiable instrument sign his name adding the word without recourse, मतलब उसकी लाइबिलिटी नहीं है, वो तो लाइबिलिटी से फ्री हो गया. अपॉन द एंडोर्समेंट ही इनकर्स नो लाइबिलिटी. A is the payee and holder of a negotiable instrument excluding personal liability by an endorser without recourse. He transfer the instrument to B और B ने endorse कर दिया to C who endorses to A. A is not only the reinstated in his former rights but has a right of the endorsee against B and C. Right? तो ये हमारे सामने ओवरऑल कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टर, विद रिस्पेक्ट टू एंडोर्समेंट वाला. एग्जाम में एंडोर्समेंट आया, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट हाँ काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन कौन से पढ़े हमने? एक पढ़ा ब्लैंक एंडोर्समेंट, फुल एंडोर्समेंट, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, कंडीशनल एंडोर्समेंट, फैकल्टेटिव, सेंस रिकोर्स, सेंस प्रेंस एंडोर्समेंट, पार्शियल एंडोर्समेंट. राइट, इतने सारे एंडोर्समेंट है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है.